क्या लोग इसमें ध्यान दें कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और किससे बढ़ता है, ये थोड़ा सा देखिए, ब्रॉडली दो बड़े बड़े कारण हैं हार्ट अटैक के। पहला कारण है उसमें से जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्मोकिंग कर करके एक तो उनके लंग खराब होते हैं, दूसरा उनकी जो खून की नली है, आर्टरी कहते हैं जिनको हम, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। अब हमारी बॉडी बनी तो 60-70 किलो के लिए थी, अब हम कैरी करें 90 किलो। कोशिश करेगा 10 साल, 5 साल, 15 साल उसे कंपनसेट करने की कोशिश करेगा हार्ट बीट बढ़ा के, तो थके हुए घोड़े को आप पेड़ लगाएंगे तो कितनी दूर चलेगा? दूर चला जाएगा, नहीं चलेगा ना। एक बार तो थक जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक न एक दिन वो छोड़ देगा कि भाई बस। तो ये डायबिटीज तो हर तीसरे इंसान को, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हर तीसरे इंसान के मेरे ख्याल से डायबिटीज है। डायबिटीज को बीमारी नहीं कही आप, एक कंडीशन कही है जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो हम इसमें क्या हेल्दी चेंज कर सकते हैं कि कम करें और कौन सा ऑयल खाएं? देखिए, वैसे तो एक आता है कि ऑल ऑयल आर बैड ऑयल, ऑल फैट आर बैड फैट, लेकिन कहाँ से जो है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का क्या एक डिफरेंस है और कैसे हम एक जनरल पब्लिक के लिए बता पाएंगे? ब्रेन का जो अटैक है उसे जनरली हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्ट्रोक या CVA। जो स्ट्रोक होता है उसमें देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो फुल ब्लोन स्ट्रोक और एक होता है TIA। तो जो मॉडर्नाइजेशन की यात्रा है उसमें नुकसान ही नुकसान है, उसे लौट के बैक टू बेसिक पे आना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे डाइट कितनी रिस्पॉन्सिबल है या और कोई हैबिट्स, या मतलब क्या लोग इसमें ध्यान दें कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और किससे बढ़ता है, ये थोड़ा सा? देखिए, ब्रॉडली दो बड़े बड़े कारण हैं हार्ट अटैक के। पहला कारण है उसमें से मोटापा, ठीक है, और दूसरा कारण है स्मोकिंग। इनवेरिएबली 70 से 80% पेशेंट इसी कैटेगरी के आपको मिलेंगे, ठीक है। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्मोकिंग कर करके एक तो उनके लंग खराब होते हैं, दूसरा उनकी जो खून की नली है, आर्टरी कहते हैं जिनको हम, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस जैसे कोई चीज छिल जाती है ना, खुरदरी हो जाती है, वो खुरदरी हो जाती है उससे, क्योंकि उनकी जो एंडोथेलियल अंदर की जो लेयर है, ठीक है, वो सेल्स खराब होती हैं और अंदर की लेयर खुरदरी हो जाती है। जब कोई चीज खुरदरी हो जाती है, आप ऐसे समझे जैसे टेबल है, जहाँ पे खुरदरी हो जाएगी वहीं पे धूल ज्यादा जमेगी। बिल्कुल सही। तो उसी तरह से जो हमारा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो उसी खुरदरी जगह पे जमना शुरू हो जाता है। फिर एक जमता है, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर 10वां आया, सैकड़ों आए, 1000 आए, और वो उस पर जमते गए। अब जो ल्यूमन उसकी साइज था वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तो स्मोकिंग इसमें मेन रोल ये करती है। साथ में लंग्स भी आपके खराब है तो हार्ट पे और लोड बढ़ाता है। दूसरा, ओबेसिटी होने से क्या होता है? ओबेसिटी है, अब हमारी बॉडी बनी तो 60-70 किलो के लिए थी, अब हम कैरी करें 90 किलो, तो अल्टीमेटली एक न एक दिन तो हार्ट थकेगा। कोशिश करेगा 10 साल, 5 साल, 15 साल उसे कंपनसेट करने की कोशिश करेगा हार्ट बीट बढ़ा के। अब उसे ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी 60-70 किलो के लिए, अब उसे रोज हर मिनट करनी पड़ेगी 90 किलो के लिए। तो धीरे धीरे करके वो थकने लग जाएगा। तो उससे हार्ट का साइज बढ़ेगा पहले, फिर साइज बढ़ेगा, फिर फेलियर में जाएगा। और आपने कुछ एक्टिविटी और की, तो थके हुए घोड़े को आप पेड़ लगाएंगे तो कितनी दूर चलेगा? दूर चला जाएगा, नहीं चलेगा ना। एक बार तो थक जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक न एक दिन वो छोड़ देगा कि भाई बस अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं हो पाएगा। तो ओबेसिटी एक में रीजन है। ओबेसिटी के रीजन बहुत सारे हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है? जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर हम चेक कराते रहें तो
हमारा ब्लॉकेज का चांसेस थोड़ा कम हो सकता है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे उसकी जो खुरदरी हो गई हमारी लेयर, हाँ। और उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब। इनमें एलडीएल सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। लो डेंसिटी लिपिड, वो सबसे खतरनाक है। और आइडली उसकी लिमिट है 100 लेते हैं, कुछ लोग 130 तक लेते हैं, इससे कम ही रहना चाहिए, अच्छा, तो आप कम ही रहना चेकअप कराते रहेंगे? चाहिए। लेकिन कभी कभी आपका एलडीएल नॉर्मल होने के बाद भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा। क्योंकि एलडीएल के अंदर के दो जो कंपोनेंट हैं, माइक्रो कंपोनेंट, जो किसी टेस्ट में नहीं आते, कभी कभी वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। और वो जो वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल का प्लक बनता है, उसको प्लाक कहते हैं, तो वो बन जाता है। अब उसने 50% सपोज ब्लॉक कर लिया, अब वो यहाँ पे प्लाक यहाँ पे लटका हुआ है, किसी वजह से वो प्लाक वहाँ से टूट गया। अब प्रोसेस शुरू होती है हार्ट अटैक की यहाँ से। अब वो टूटेगा मोटी वाली नली से, फिर वो पतली वाली में गया, फिर पतली वाली में गया, जो उसके साइज से छोटी होगी उसमें जाकर वहाँ पे फंस जाएगा, और वहाँ से आगे की ब्लड सप्लाई खराब हो जाएगी। और वहाँ जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इसे कहते हैं टिपिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या जनरल पब्लिक का हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। अगर वो बड़ी नली में है किसी में और वहां पे कोलेट्रल है, तो पेशेंट को इतनी तकलीफ नहीं होगी। इसे पेशेंट कहता है कभी कभी कि माइनर अटैक आ गया। और अगर जाके वो किसी बिल्कुल छोटी वाली नली में फंस गई, या लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड में जाके फंस गई, जहाँ पे हार्ट का मेन फंक्शन करता जो, तो ये मेजर अटैक हो गया। तो इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर पेशेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में ब्लॉकेज और कौन सी आर्टरी में वो ब्लॉक हुआ है। राइट साइड में होगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट, दो कोरोनरी, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, तो जो मेन जो ब्लड को पंप करता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके फंस गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जनरली LAD होती है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल डिसेंडिंग, एक सर्कमफ्लेक्स होती है। तो लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग में फंस गया, जिसका मेन काम है ब्लड को पंप करना। तो वहां पे जब फंसा तो उसके बाद वो चेंज शुरू हो जाएगा। और अगर पेशेंट ने नेग्लेक्ट कर दिया उसको, तो पेशेंट की जान पे भी बन के आ सकती है। तो ये जो डैमेज हो रहा है जैसे क्लॉट वहाँ पे फंसने से, तो अगर हम टाइमली चले जाएं, तो जैसे अगर हमें इंटरवेंशन मिल जाए मेडिकल, वेदर स्टेंट या बाईपास से, तो रिवर्स हो सकता है कि वो एरिया डेड ही रहेगा? वो एरिया डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल कब पहुंचे। अच्छा। अगर आप हॉस्पिटल 4 घंटे के अंदर पहुंच गए, तो ऐसी दवाइयां हैं जैसे एक TPA नाम की मेडिसिन आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, जिसे देखे हम उसको प्लाक जो होता है, जो क्लॉट होता है, उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे जो इस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, तो उस एरिया की ऑक्सीजन रिस्टोर हो जाएगी, तो सेल्स धीरे धीरे करके रीजनरेट हो जाएंगी और आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। और अगर फिर भी नहीं गई, बच गए, तो आपकी फिर भी उस एरिया की मसल्स वीक हो जाएंगी। तो फ्यूचर में आपको दोबारा से हार्ट अटैक जब भी होगा तो आपके लिए घातक हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब इस पर बात कर रहे थे हम, तो ओबेसिटी एक था। अब ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारियों का घर है, वो सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी है। अब जो लोग ओबेस होते हैं, एक तो हार्ट पे लोड पड़ रहा है, लंग्स पे भी लोड पड़ रहा है, पूरी बॉडी पे पड़ रहा है, ब्रेन के जो पार्ट हैं उन पे भी पड़ रहा है, घुटनों पे भी पड़ रहा है, नीज पे भी पड़ रहा है। दूसरा, जो लोग मोटे होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और जो फैट हैं, लिपिड्स जिनको हम कहते हैं कलेक्टिवली, वो लिपिड्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बेसिकली इन लोगों में फैट ही तो ज्यादा है, क्योंकि जो इकट्ठा हो रहा है वो फैट ही है। तो बॉडी में हमेशा फैट ज्यादा ब्लड में घूम रहे होंगे तो ब्लड में घूमेंगे, और जो उन्हें जहां जहां पोटेंशियल स्पेस मिलेगा वहीं वहीं जमते जाएंगे। दूसरा, फैटी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है ना। तो दो चीजें हो गई इकट्ठी। तो जिसको डायबिटीज हो जाए उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये इक्वल टू हार्ट अटैक, मतलब इनको जो हार्ट अटैक के बाद मेडिसिन चाहिए वो पहले ही हमें दे देनी चाहिए।
जिसको डायबिटीज हो जाए पेशेंट, या तो पेशेंट की डायबिटीज 10 साल की हो गई या पेशेंट की एज 40 साल से ऊपर है, इन सब लोगों को हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ रेगुलरली लाइफ लॉन्ग खिलानी चाहिए। ओके। लाइफ लॉन्ग। अच्छा, बहुत सारे अब ये जगह पे सुनता भी हूँ, लगता है कि अननेसेसरी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, आप डाइट मॉडिफाई कर लें, आप ये सब चीज़ें कर लें तो उससे ठीक हो जाएगा। तो जैसे आपने बोला लाइफ लॉन्ग, तो ये डायबिटीज़ तो हर तीसरे इंसान को, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हर तीसरे इंसान के मेरे ख्याल से डायबिटीज़ है। मतलब किसी से आप पहले, हम लोग यूजुअली हिस्ट्री जब लेते थे, मेडिकल हिस्ट्री, तो वहाँ पे नॉर्मली टिक लगाते थे, तो डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम 100 में से 10-15 लोगों को दिखती थी, उतना भी दिखती नहीं थी। अब हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं डायबिटीज़ है, ये तो है ही है, बीपी की गोली भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ। तो ये लाइफ लॉन्ग वाला जो चीज़ है, वो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कि भाई आप डॉक्टर जबरदस्ती दवाई खिला देते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग। देखिए, टफ हो जाता है पेशेंट को समझाना। जैसे मैंने कहा ना आपको, उसके ओबेसिटी यानी मेटाबॉलिक एक्स है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। राइट। वैसे ही डायबिटीज भी इट्स ए ग्रुप ऑफ डिजीज, या डायबिटीज को बीमारी नहीं कही, आप एक कंडीशन कही है जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, उसमें से एक हार्ट अटैक भी है। ओके। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस पेशेंट को है ही, पेशेंट को इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, फिर प्लस पेशेंट ओबेस है। ठीक है, तो डायबिटीज वाले पेशेंटों को हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी, अगर मैं बात करूं 30 की एज पे, तो आप समझ लीजिए 2 गुनी है। ओके। 50 या उससे 60 तक पहुंच गया पेशेंट तो 4 गुनी है। ओके। 60 क्रॉस कर गया तो 8 गुनी है जिस पेशेंट को डायबिटीज है। यानी कि अगर पेशेंट की डायबिटीज 30 साल की होगी, किसी की पेशेंट की डायबिटीज 10 साल की होगी, तो ये समझ लीजिए उसको हार्ट अटैक होने के चांस 4 गुने ज्यादा है नॉर्मल पर्सन से। रिस्क फैक्टर बढ़ा रहा है, यानी फैक्टर बहुत बढ़ गया मतलब डायबिटीज से। तो यानी कि जिस समय आपको डायबिटीज हुई, आपकी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी 2 गुना बढ़ गई। अरे बाप रे। नॉन डायबिटिक से ओके। 2 गुनी हो गई। अगर आपकी डायबिटीज 10 से 15 साल की होगी तो 2 गुनी और बढ़ गई, 4 गुनी हो गई। और 20-25 साल की होगी तो मतलब 4 गुनी और बढ़ गई, यानी कि 8 गुनी हो गई। तो डायबिटीज वाले पेशेंटों को हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, डायबिटीज के साथ एक चीज़ और क्या है, डायबिटीज होगा तो पेशेंट को न्यूरोपैथी भी रहती है, यानी कि इसे कार्डियोपैथी कहेंगे। कार्डियोपैथी कहेंगे तो क्योंकि डायबिटीज में इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज है। बिल्कुल है। तो हार्ट में थोड़ी स्वेलिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा, पेशेंट की जो नर्व हैं हार्ट की, वो भी वीक हो जाती हैं। राइट। तो डायबिटीज वाले को हार्ट अटैक होता है तो उसका पेन सेंसेशन भी कम हो जाता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि साइलेंट एमआई, पता नहीं, साइलेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन, यानी चुपचाप होने वाला हार्ट अटैक। चुपचाप आया, अब वो डायबिटीज वाले लोगों में ज्यादा कॉमन पाया जाएगा। डायबिटीज वाले लोगों में ज्यादा कॉमन पाया जाता है। और रात को जब उनको हार्ट अटैक होता है 3-4 बजे के आसपास, जो बोलते हैं हम लोग कि मैक्सिमम लोग 3 से 4 बजे के आसपास ही जो है देखा जाता है कि हार्ट अटैक ज्यादा आता है। क्या इसमें भी कोई कोरिलेशन है? बेसिकली इसका कोरिलेशन ये है कि 3 से 4 बजे के बीच जो टेम्परेचर है 24 आवर में सबसे कम टेम्परेचर उसी समय रहता है। और पेशेंट डीप स्लीप में सो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी जो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब जो उसको सोए हुई स्टेज के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। तो खास तौर से ठंडियों में ये अटैक ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेशेंट को उस समय वैसोस्पाज्म होता है। वैसोस्पाज्म जो भी खून की नलियां, उन सबका स्पाज्म होता है। तो उस समय 3 से लेके 2 बजे से लेके 5 बजे तक हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सुबह ही सुबह पेशेंट इमरजेंसी में आता है कि जी रात को चेस्ट में पेन हुआ। बिल्कुल, कई बार सोते सोते ही अटैक आ जाता है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे डायबिटीज की, उनको साइलेंट एमआई हो जाता है। मालूम पड़ा जी रात को अच्छे खासे सोते, सुबह नहीं जगे, क्योंकि डायबिटीज वाले को उतना पेन ही नहीं होता कि वो उठ के जगाए किसी को कि मुझे पेन हुआ। तो ऐसा मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट कोई डायबिटीज का आया, भाई मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई आपको साइलेंट एमआई भी हो सकता है, और पेशेंट करा जी दर्द तो मुझे 2 दिन से हो रहा है, जाओ भैया ईसीजी करा के आओ। कई बार ऐसा पेशेंटों को देखा गया है कि उनको एमआई के आ रहा है, दिख रहा है और उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चला, 2 दिन से कह रहा है दर्द हो रहा है और ईसीजी कराया तो उसमें एमआई के आ रहा है, उसको पूरा एमआई आ रहा है। यस, तो ऐसा होता है। तो ओबेसिटी से
क्योंकि फैट ज्यादा है पेशेंट में, बॉडी बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेस में है, क्योंकि उसे ज्यादा एरिया के लिए, ज्यादा वेट के लिए सप्लाई करनी है। तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक यानी कि एमआई होने के चांस, कार्डियक अरेस्ट होने के चांस, आजकल आपने देखा होगा यंग लोगों को जिम में हाँ, हो ये रहे भी मेरा हैं। एक क्वेश्चन था कि आजकल तो यंग में भी सुन रहे हैं, जो जिम करते हैं या जो हेल्दी लोग हैं उनमें भी एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। बेसिकली इसका क्या है, रीजन है? एक तो उन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, फिर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं जो कि वाटर रिटेन करते हैं बॉडी में, Right. यानी कि स्टेरॉइड की तरह काम करते हैं, जिससे कि हार्ट पे और लोड बढ़ता है। प्लस वो जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे दोगुनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर तो ओवर एग्जर्शन हो रहा है। तो यानी हार्ट का लोड आप मानिए कि 4 गुना बढ़ गया, तो ऐसे में पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आजकल यंग पेशेंट में ज्यादा देखने को मिल रही है, उसका एक ये भी रीजन है कि स्टेरॉइड लेते हैं प्लस वेट। और वैसे सबसे बड़ा रोल इसके अलावा भी जो नॉर्मल आदमी है जो जिम नहीं कर रहे हैं उनमें रोल है हमारे खान पान का, हमारी लाइफ स्टाइल का। हम ट्रांस फैट बहुत खा रहे हैं, तला हुआ, तला भुना, इधर की चीजें उधर की चीजें यही खा रहे हैं, ठीक है। तो उससे बॉडी में ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। और इसके अलावा फैट तो जैसे फ्राइड फूड अगर हम खा रहे हैं तो जैसे बार बार फ्राई करें तो उसमें ज्यादा बनता है, मतलब हम क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल तो हम बंद नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल लोग हैं, अब हार्ट अटैक आ गया तो भी लोग थोड़ा बहुत ऑयल तो खाते ही हैं, तो हम इसमें क्या हेल्दी चेंज कर सकते हैं कि कम करें और कौन सा ऑयल खाएं? देखिए, वैसे तो एक आता है कि ऑल ऑयल आर बैड ऑयल, बैड ऑयल, ऑल फैट आर बैड फैट, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं एक मूफा एक फूफा, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है कि एक समय सरसों का तेल खा लीजिए आप, एक समय ऑयल खा लीजिए, नारियल का तेल खा लीजिए, सनफ्लावर खा लीजिए, सनफ्लावर खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप ऑयल को एक बार जो यूज करना है उसको दोबारा यूज ना करें, ये सबसे नहीं तो important वो है। सैचुरेटेड, उसका सैचुरेशन बढ़ता जाता है, ट्रांस फैट उसमें बढ़ता जाता है। और वो जो आप देखते हैं हलवाई लोगों के पास, एक बार समोसे तल दिए, फिर तल दिए, फिर तल दिए, तो वो जहर हो गया आपके लिए बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज हो गया, जैसे मैं अभी सुन रही थी कि फ्रेंच फ्राइज का आ रहा था कि बच्चे तो बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और फ्रेंच फ्राइज में भी ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है, कि अब ये नहीं पता किस टाइप का ऑयल है, टिक्की हम लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो सब चीजें तली हुई खा रहे हैं और वो कितनी बार ऑयल में तला गया है। तो कोशिश हमारा एक ही वो है, कोशिश करें हम कि बाहर की चीजें कम से कम खाएं, है ना। वैसे कभी फ्रेंच फ्राइज को आप गर्म पानी में भी बॉईल करके देखिए, वो भी फ्रेंच फ्राई बन जाएंगे। बिना ऑयल में बॉयल ही मत कीजिए उनको, बनाइए मत, बिना ऑयल के बनाइए, या ऑयल यूज करते तो बहुत कम ऑयल यूज कीजिए उसके लिए। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, उसमें बताया था कि इट इज इक्वल टू 25 सिगरेट। अब आई डोंट नो दैट इज राइट और हाँ, 25 सिगरेट के बराबर तो नहीं होगा, पर हाँ वो मतलब मैंने अपने बेटे को भी दिखाया कि भाई ये देखो, डिपेंड ऑन क्वांटिटीज, हाँ। और वहाँ जहाँ फ्राई हुआ वहाँ पे किस तरह का ऑयल यूज हुआ, उस फ्राई पर। तो हर एक में ही होता है, कोई भी एक बार ऑयल फ्राई करके तो फेंकेगा नहीं बाहर जो भी। बट डेफिनेटली हेल्थ हार्ट के लिए हार्मफुल तो है ही है, ट्रांस फैट उसमें बढ़ ही रहा है, ट्रांस फैट बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वो हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब थोड़ा हम हेल्दी हैबिट्स के लिए कर सकते हैं, घर में ही ऑयल खाएं, कम ऑयल खाएं और चेंज करके, जैसे आपने बताया कि जिसमें जी। अच्छे फैट्स ज्यादा हैं वो हम यूज करें, और कम ऑयल की सब्जी और घर में ही ज्यादा खाएं, बाहर का घर के- अवॉइड करें, रीफ्राइंग हम तभी कंट्रोल करें। देखिए, पुराने लोग घर का खाना खाते थे, खूब 60 70 80 साल तक चलते थे, थोड़ा बहुत घी खाते थे, सरसों का तेल खाते थे, इसलिए उनकी एज ज्यादा थी। और हम लोग आजकल खा रहे हैं तो हमें मालूम भी नहीं हम क्या खा रहे हैं, बाजार में कैसा आ रहा है। पर कुल मिला के तला भुना बाहर का खाना जितना कम खा जाए उतना अच्छा है। प्लस ये बॉडी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है ये। यस, बॉडी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है, हार्ट की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं है, आपके जीआई सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी करता है, क्योंकि जितने भी रोस्टेड फ्राइड फूड हैं या फैटी फूड हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन को ज्यादा वाटर कंटेंट की जरूरत होती है, तो वो इंटेस्टाइन में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैदे की चीजें खा रही हैं आप तो वो उसमें कोई फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है तो वो आपका स्टूल कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है
तो कॉन्स्टिपेशन के अपने फिर साइड इफेक्ट हैं, बस वो अलग ही फिर एक पाइल्स chapter है। हैं, पाइल्स वो एक अलग chapter है, हैं, उसको वो एक अलग चैप्टर है। वो बड़ा चैप्टर है। लेकिन अल्टीमेटली वो आपके जो पेट का सिस्टम है उसके लिए भी नुकसानदायक है, आपके लिवर को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं तो इस तरह से कुल मिला के बाहर का खाना और ऑयली, रोस्टेड, फ्राइड, जंक जितना कम खा जाए उतना बंद तो नहीं कर सकते, कम इसमें कर सकते हैं मैं मतलब। वही चीज एक आ गई मेरे दिमाग में, मैं उसको मैं मतलब किस तरीके से बोलूं, वेज और समझना नॉन वेज पड़ेगा। का। नहीं, क्योंकि जैसे आज से 15 साल पहले हमारे को, मैं इसकी किसी कंपनी के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तरीके से प्रमोट ये करेगा, ये वाला रिफाइंड खाओ आप, आपका दिल अच्छा रहेगा। जी। या मैं आई कांट टेल द नेम बट यस, कि ये आप रिफाइंड खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, दिल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे सरसों के तेल को खत्म कर देगा धीरे 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 धीरे। लोग खाते थे, हम लोग भी लाते थे घर पे और खाते थे, और धीरे धीरे रिफाइंड के साथ फिर आपको एक और ऐसा ऑयल ला दिया गया जो बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल इतना प्रमोट कर दिया गया, देखिए हम सरसों के तेल को भूल गए, हम मूंगफली के तेल को भूल गए, हम सारे तेल भूल गए, अब दोबारा से, और सेंधा नमक भूल गए, सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो यूजुअली जो बाहर का खाना नहीं खाना है सबको पता था, लेकिन वो कल्चर ऐसा ला दिया गया कि जो है कुछ मीठा हो जाएगा अंदर भी जो है गड़बड़ है, तो वो टफ हो गया। देखिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो मतलब बोल नहीं सकते ना हम लोग, लेकिन उनका काम अपना सेल करना है। Right. ये तो अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना अब है। जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स आ रहे हैं और सब कुछ दोबारा कंपनीज ने, सेंधा नमक भी हर आपको स्टोर पे मिलने लग जाएगा, कोल्ड प्रेस ऑयल भी अब आपको मिलने लग जाएगा। पता लग गया कि कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है। और जो हमारे दादी वगैरह डाला करती थी सरसों के तेल में अचार, वो 20-20 साल भी खराब नहीं होता था, 10-10 साल भी खराब नहीं होता था। मतलब देखिए- उससे अच्छी चीज तो है नहीं कोई। देखिए आपको लौट के ना उन्हीं बेसिक पे फिर आना इसी पे पड़ेगा, लौट के आ रहे हैं हम लोग, वहीं पे मेरा लौट मतलब के वही आना है पड़ेगा। कहने का। ठीक है। नीचे बैठ के भी खाना शुरू हो गया है, बाल्टी बाल्टी मार के लोग डाइनिंग टेबल पे खाते थे। पहले गांव में लोग मिलेट्स खाते थे, मोटा अनाज, सब कुछ दोबारा आ रहा है। चना खाते थे, जौ खाते थे, बाजरा खाते थे, रागी खाते थे, यही सब चीजें खाते थे ना, बिल्कुल। मक्का खाते थे। अब 50 साल सबने खूब खा लिया, गेहूं, मैदा और ये बिल्कुल, सब सब खा लिया। अब लौट के फिर वहीं पे आ गए, मिलेट्स पे आ अब गए हम मिलेट्स लोग। पे आ गए फिर। अब उसको प्रमोट करा जा रहा है। पंच रत्न वाला आटा है, किसी का हाँ। 3 रत्न वाला है, मतलब- किसी का 7 रत्न वाला आटा है ना। तो लौट लौट के हम सब वहीं आ रहे हैं ना, वहां पे वही आ रहे हैं। तो सब चीजों में वहीं पे आ जाएंगे धीरे धीरे रूट्स लौट पे के। वापस आ रहे हैं हम। ठीक है। तो जो मॉडर्नाइजेशन की यात्रा है उसमें नुकसान ही नुकसान है, उसे लौट के बैक टू बेसिक बेसिक आना है। आना पड़ेगा। बेसिक पे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। वेज और नॉन वेज डाइट का कितना डिफरेंस है हार्ट हेल्थ पे या डायबिटीज पे? और एक जैसे वीगन डाइट भी आजकल बहुत पॉपुलर है कि मिल्क, लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि मिल्क प्रोटीन कितना फर्क पड़ता है हार्ट हेल्थ पे भी, डायबिटीज पे। तो वीगन डाइट, वेज डाइट और नॉन वेज डाइट, मतलब लोग इसमें से कैसे चूज करें? देखिए सबसे जो नुकसानदायक डाइट है वो है नॉन वेज डाइट। ठीक है, नॉन वेज डाइट। ये उसके बाद वीगन में कुछ चीजें, अधिकतर चीजें अच्छी हैं, कुछ हो सकता है कमी भी हो, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो वेज डाइट है वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं उसमें। जितनी नेचुरल चीजें हम खाएंगे, चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, उस सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को एजिंग से रोकता है, मतलब हमारे ऑर्गन्स जितने भी उनकी एजिंग को रोकता है। आपने पढ़ा होगा कहीं कि एक छोटा सा एक आइलैंड है जिसपे कुछ 7-8 हजार लोग रहते हैं, और वहाँ पे उस आइलैंड पे जो अवेलेबल है वही चीजें खाते हैं। उनकी एवरेज एज 125 साल है। जापान में ये है ना? जापान कुछ जापान में कुछ बाहर है, दूसरा है, यूरोप से आगे कहीं एक आइलैंड है, छोटा सा ही है, जिसमें 7-8 हजार लोग ही रहते हैं, और उनकी एवरेज एज 125 ईयर है। मतलब 150 के भी मिल जाएंगे कुछ, क्योंकि उनके यहाँ पे सिर्फ वेज खाते हैं और जो लोकली अवेलेबल है वही खाते हैं, लोकल फूड खाते हैं, लोकल फूड खाते हैं। तो हम जो खा रहे हैं उसमें जरूरी ये भी है कि सीजनल खाया जाए, लोकली अवेलेबल खाया जाए, क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ जो पैदा चीजें होती हैं वो हमारे हिसाब से ही होती हैं। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो आपकी बेसिक जिस रीजन के आप बिलोंग करते हैं, जैसे साउथ इंडियन है तो कोकोनट ऑयल उनको सूट करेगा, महाराष्ट्र में मूंगफली का ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पे सरसों ज्यादा होता है। तो जिस एरिया में आप हो वो लोकल फूड आपके लिए, सीजनल फूड है। जरूरी नहीं कि अवाकाडो आपके यहाँ नहीं होता तो अवाकाडो आप मंगा के खाए 500 रुपए किलो का, उसकी जो अमरूद हो रहा है अमरूद खाइए, आप संतरा हो रहा है संतरा खाइए, है ना। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे आप देखेंगे तो
बादाम होता है तो बादाम खाइए, बादाम नहीं होता तो मूंगफली होती है, मूंगफली बहुत अच्छी खाइए। डाइट। ऑलमोस्ट प्रोटीन तो वैसा ही मिल रहा है। सुपर प्रोटीन है। हो सकता है बादाम में सुपर कुछ फूड। चीजें एक्स्ट्रा हों, लेकिन अपने आप में मूंगफली भी बहुत अच्छी चीज है। सुपर फूड। चना आपके यहाँ होता है वो खाइए। तो लोकली जो चीजें, लोकली और सीजनल और लोकल, ये चीजें खानी चाहिए, वो शरीर के लिए बेस्ट हैं। अभी आपने जो कहा चने और इसका, ये मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जैसे लोग प्रोटीन डाइट के लिए नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, पर अगर हम वेजिटेरियन डाइट से हमें पूरा प्रोटीन मिल जाता है, प्लस नॉनवेज से हमें फैट एक्स्ट्रा और मिलता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है अगर आप उससे प्रोटीन ले रहे हैं। तो वेजिटेरियन डाइट जैसे आपने कहा कि वो बेस्ट ही है। देखिए पुराने समय में लोग चने और जौ के सत्तू बनवा के पीते थे। चना इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सब बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन चने में मिलता है। जौ मिला दो उसमें तो उसमें फाइबर भी मिल जाता है। तो पुराने लोग जो सत्तू घोल घोल के पीते थे, ठीक है, और एकदम फिट रहते थे। कहीं पुराने वाले लोग कहीं प्रोटीन लेने जाते थे? नहीं। जो आदमी नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खा रहा है, उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन कहीं से भी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी बहुत प्रमोट करते हैं। जैसे जो जिम में जा रहे हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, बच्चे प्रोटीन सप्लीमेंट। बॉडी को नॉर्मल पर्सन के लिए जो हम दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारे किचन में अवेलेबल है, उसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको भाई मसल्स बहुत डेवलप करनी है या और कुछ ऐसा डेवलप करना है तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत है। वो भी वेजिटेबल फूड में बहुत सारी चीजें हैं। आप सोयाबीन खा लीजिए, चने ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, दाल ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, इनमें भी तो प्रोटीन है। प्रोटीन और फैट नहीं है इनमें। हाँ, दालों में फैट नहीं है। तो अगर कोई खाता है, अंडा खा रहा है कोई, तो खा लीजिए भाई। लेकिन हमें किसी को अलग से बताने की या प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कि आप मीट खाओ तो उसी में मिलेगा, या फिश खाओ उसी में मिलेगा, या अंडे में ही प्रोटीन मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे किचन में अवेलेबल है उसमें सब कुछ अवेलेबल है जो भी हमारी हेल्थ के लिए चाहिए, और हमारे पूर्वज इसको दसियों हजार साल से यूज कर रहे हैं, और हम भी करेंगे तो उसमें हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मेरे को एकदम से एक चीज याद आया, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ गया। अब स्ट्रोक का मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, पैरालिसिस और स्ट्रोक हम लोग शायद एक चीज बोलते हैं, हार्ट अटैक एक अलग ही एक सेपरेट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन, इसको आप कैसे जो है डिफरेंशिएट करेंगे, और स्ट्रोक बेसिकली कहाँ से जो है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का क्या एक डिफरेंस है, और कैसे हम एक जनरल पब्लिक के लिए बता पाए कि भाई अगर स्ट्रोक है तो ये है, हार्ट अटैक है तो आपने बताई दी हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारी। जनरल पब्लिक जो यूज करती है वर्ड हार्ट का अटैक और ब्रेन का अटैक। ब्रेन का अटैक दो अटैक यूज करती है। ब्रेन का जो अटैक है उसे जनरली हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्ट्रोक या CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। यानी कि जो ब्रेन है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को ये हुआ। जनरली लोग पैरालिसिस जो होती है उसे भी इसी टर्म में यूज करते हैं, लकवा मार गया, ठीक है ना। हो सकता है वो एक पैर में हो, दोनों पैर में हो, चारों हाथ पैरों में हो, या किसी के मुंह में ही हो, किसी के एक पर्टिकुलर पार्ट में हो, तो ये स्ट्रोक है। अभी मेरी एक पेशेंट थी, 40 एज होगी, 45 है 40, मतलब चलते चलते आके उन्होंने बताया कि मुझे स्ट्रोक हो गया। तो मैंने कहा क्या सिम्टम आया, तो कह रहे कश्मीर घूमने गए हुए थे, हम चल रहे थे, चलते चलते मेरा पैर काम करना बंद कर दिया। तो बस मैंने ध्यान दिया, फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला स्ट्रोक आया था उनको। ये ठंड की वजह से? देखिए ये स्ट्रोक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो स्ट्रोक होता है उसमें देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो फुल ब्लोन स्ट्रोक और एक होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में क्या होता है कि हुआ और 24 घंटे के बाद आपको कोई भी रेजिडुअल डेफिसिट भी नहीं है और सिम्टम भी नहीं है। मतलब पेशेंट को लगा कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, कि मेरे हाथ में कमजोरी होगी, मेरे पैर में कमजोरी हो गई, लेकिन 24 आवर के बाद पेशेंट को जो जो हुआ वो सब ठीक हो गया, उसमें से कोई भी डेफिसिट नहीं बची। इसको कहते हैं हम TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दूसरा है फुल ब्लोन स्ट्रोक। स्ट्रोक जो हम कहते हैं उस स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक। जो हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है
उसमें पेशेंट की खून की नली कोई फूट गई किसी कारण से, तो पेशेंट के ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग हो गई, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे क्लॉट बनेगा उसका। क्लॉट बन के पेशेंट की जो नर्व्स हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर डालेगा। और ये डिपेंड करता है पैरालिसिस कितना बड़ा होगा, कि वो क्लॉट कितना बड़ा है, ब्लीडिंग कितनी बड़ी हुई है और कौन से एरिया में है। इस पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। दूसरा स्ट्रोक जो बात कर रहे थे वो इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे हार्ट में हमने बताया था एक प्लाक आया, कोई धक्का जमा हुआ था कहीं, वहां से छूट के ब्रेन में लॉज चला गया हमारे, और जैसे हार्ट में जा रहा था कोरोनरी आर्टरी में, वैसे ही वो वहां से डिसलॉज होके और वो ब्रेन की आर्टरी में चला गया। अब वहां से ब्रेन की जो सबसे छोटी आर्टरी है उसमें जाके फंस गया। अब उससे क्या हुआ, उतने एरिया में ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी जो सेल्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे पेशेंट की ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डेथ होनी शुरू होगी, वैसे ही पेशेंट को सिम्टम आने लगेंगे। हो सकता है पेशेंट का एक हाथ काम नहीं कर रहा हो सकता है एक हाथ और एक पैर उसी साइड का काम नहीं कर रहा हो सकता है दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर रहे हो सकता है पेशेंट के फेस पे ही आए वो। तो ये डिपेंड करेगा कि अगेन कितने एरिया में, कौन सी वाली आर्टरी में जाके जो फंसा, कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ और कितने बड़े एरिया में सेल्स की डेथ हुई, ये उस पर डिपेंड करेगा। उससे ही सिम्टम आएंगे, उससे ही पेशेंट को पता चलेगा। उससे सिम्टम आएंगे। तो ये इसकी और हार्ट वाली पैथोलॉजी में टेक्निकली समझे हम ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि देखिए जो थक्का बनेगा सेम पेशेंट है, हार्ट में भी उसको होगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन अटैक हो गया। तो ऐसे पेशेंट भी जनरली ओवरवेट वाले मिलेंगे आपको, स्मोकर्स मिलेंगे, या डायबिटिक भी हो सकते हैं, या और पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें जिनको हो रही है इस तरह की, वो लोग भी हो सकते हैं। डाइट इसमें भी रोल प्ले करती है? सेम डाइट का रोल तो बॉडी की हर बीमारी में है। अगर हम डाइट ही अच्छा रख लेंगे तो कोई बीमारी होगी नहीं। मतलब और इसमें भी रोल इस बात का है कि अगर पेशेंट जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा उतनी जल्दी ठीक होने के चांस है स्ट्रोक में हमारे। और हार्ट आइडली माना जाता है कि 4 घंटे से पहले पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, और अगर पहले 1 घंटे में पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा। अब उसके बाद हमें, पेशेंट को तो नहीं मालूम कि ये इस्चीमिक स्ट्रोक है या हेमोरेजिक स्ट्रोक है, तो पहले हम उस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन भी पूछना चाह रही थी, जैसे हार्ट के लिए आपने ईसीजी बताया था, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है, और स्ट्रोक के लिए? इसके लिए स्ट्रोक के लिए, हार्ट के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है कि ईसीजी हुआ, ईसीजी में नहीं आ रहा है तो हम उसका ट्रॉप-टी करा के देखते हैं। ट्रोपोनिन-टी एक ब्लड का टेस्ट होता है, तो उसमें वो आ जाता है। अगर कभी कभी ईसीजी में नहीं आए तो ट्रॉप-टी में आ जाता है। इसके अलावा 2 टेस्ट और हैं, CPK-MB, वो भी टेस्ट होते हैं, और जो नॉन इन्वेजिव है। इसके अलावा फिर हम इको कर सकते हैं पेशेंट का, और उसमें भी अगर ईसीजी में भी नहीं मिला हमें और इको में भी नहीं मिला तो फिर पेशेंट का ट्रेडमिल टेस्ट पे दौड़ा के और TMT करते हैं। जो पेशेंट TMT नहीं कर सकते हैं, फ्रेल पेशेंट हैं, बुजुर्ग पेशेंट हैं जो दौड़ नहीं सकते, उनके लिए स्ट्रेस इको होता है। मतलब एक दवाई इंजेक्ट करते हैं, इससे हार्ट को स्ट्रेस में लाते हैं, फिर उनका इको कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू TMT। और उसमें भी जब नहीं मिले पेशेंट को किसी को, तो फिर हम उसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब एक वेन के थ्रू डाई डाल के हम हार्ट के अंदर जाएंगे, और उसके बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट जो समझेंगे वो करेंगे। दूसरा नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी है, हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट कम थोड़ा रिकमेंड करते हैं उसको, लेकिन CT एंजियो कोरोनरी, CT स्कैन वाला टेस्ट होता है ना, उसी तरह से उससे भी हम ब्लॉकेज मालूम कर सकते हैं कि ब्लॉक है या नहीं है। और मैं तो उसकी फेवर में ज़्यादा रहता हूँ, CT एंजियो कोरोनरी की, क्योंकि वहाँ पे वो इमरजेंसी क्रिएट नहीं होती कि आपको एंजियोग्राफी की और स्टंट लगेगा, अभी डाल दूँ नहीं डाल दूँ,
जो डॉक्टर कहते हैं ना कि आधा घंटे नहीं लाते तो चला जाएगा, आधा घंटे नहीं कराया अपने तो पेशेंट मर जाएगा। डराने वाला टेंशन नहीं है, डराने वाला टेंशन नहीं है। रिलैक्स होके पेशेंट को बता सकते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट भी अच्छा डिसीजन लेके बस हाँ आप ये चीज प्लान कर लें और जल्दी से प्लान करके नेक्स्ट डे तक या उसके अगले दिन तक प्लान करके करवा लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो फिर तुरंत पेशेंट इमरजेंसी में और बुरी हालत में है तो एंजियोग्राफी करवानी तुरंत चाहिए। एंजियोग्राफी करानी चाहिए। जो सीटी एंजियो कोरोनरी है वो ओपीडी वाले पेशेंटों तक है मतलब वो इट्स अ प्रिवेंटिव कि भाई हमारा वो अब ये सब चीज करने के बाद भी नहीं आ रहा है, डाउट है किसी नॉर्मल फिजिशियन को या फिर जो कार्डियक डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं जाते हैं बहुत से लोग कि भाई अपने एक फिजिशियन तक ही जो है जुड़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही देखें। प्रिवेंटिव भी और डायग्नोस्टिक भी, लेकिन इमरजेंसी के लिए नहीं है। वहां पे जहां पेशेंट को बहुत इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट चलता फिरता है, आपको हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि पेशेंट को ब्लॉकेज हो सकता है, उसके लिए सीटी एंजियो कोरोनरी करना अच्छा है। लेकिन पेशेंट बिल्कुल उसका बीपी जमीन में पड़ा हुआ है, उसकी हार्ट रेट 200 चल रही है, ईसीजी वेव बना रहा है बहुत तरह की, उसके लिए तो फिर वो तो पेशेंट इमरजेंसी में और आईसीयू में ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आईसीयू में लेके उसकी एंजियोग्राफी करना ही ठीक है। राइट। तो बैक टू स्ट्रोक, मैं अभी एक क्वेश्चन में पहले ले लूं तो हम इसको और अच्छे से इलैबोरेट कर पाएंगे जी। आपने 3-4 पॉइंट्स बताए थे हार्ट अटैक के और कार्डियक अरेस्ट वगैरह के, भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए जानना। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन अटैक जो पेशेंट्स अभी आते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए फिर क्या ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास एक मेरे घर में ही मेरे मदर इन लॉ था, उनको बस एकदम स्लरिंग स्पीच सा इनको सुनाई दिया, फोन पे बात कर रही थी और उन्होंने तुरंत मेरे को भेजा कि गौरव अभी तुरंत चले जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मदर इन लॉ के हुआ था जी। और तुरंत हम लोगों ने देखा जाके तो उनको एडमिट कराया तो क्लॉट था जैसे ही। तो क्या ऐसे 2-3 सिम्टम तो फटाफट से हम लोग पकड़े और जो है स्ट्रोक या इस्चीमिक हो या हेमोरेजिक, सिम्टम ऑलमोस्ट एक से मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आएगा, पेशेंट को हेडेक जैसा लगेगा, उसके बाद पेशेंट को लगेगा स्लर्ड वॉइस, बोलने में पेशेंट को डिफिकल्टी होगी और पेशेंट क्लियरली नहीं बोल पाएगा। इसके अलावा पेशेंट को बॉडी के किसी न किसी पार्ट में वीकनेस लगेगी, या तो आर्म में हो रही हो या लेग में हो रही हो और फेस में भी लग सकती है। और उसके अलावा डिपेंड करेगा पेशेंट को कि हेडेक हो रहा है, घबराहट लगेगी, हो सकता है आंखों से देखने में भी तकलीफ हो, और बाकी चीज़ें अल्टीमेटली डिपेंड करती हैं कि किस एरिया में है और कितना बड़ा है और कितनी जल्दी हुआ ये। अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को हेमोरेजिक है, तेजी से ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है पेशेंट फेंट भी हो जाए, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है, फेंट हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल उसके दोनों हाथ पैर काम करना बंद कर दें, हो सकता है चारों हाथ पैर करना, पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन अगर स्लोली इवॉल्विंग है तो ये शुरू होगा आपकी स्लर्ड स्पीच से, लाइक दिस, पेशेंट की इस तरह की वॉइस आएगी। तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट पहुंच गया हॉस्पिटल में, अब हम इन्वेस्टिगेशन पे आए। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे वो सीटी स्कैन होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला एक प्लेन सीटी हम करेंगे, एनसीसीटी हेड, ये देखने के लिए सबसे पहले कि ये इस्चीमिक स्ट्रोक है या हेमोरेजिक है, ठीक है। हीमोरेजिक होगा, इस्चीमिक और हीमोरेजिक में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे हम। पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, हो सकता है पेशेंट को हाई बीपी हो रहा हो, उसकी वजह से हीमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, और इस्चीमिक भी हो सकता है। तो लेकिन उसका ब्लड प्रेशर पेशेंट को एक साथ बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देनी है। खैर इसका ट्रीटमेंट तो इमरजेंसी में ही होगा, और न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन जो भी देखेंगे वो करेंगे या फिजिशियन करेंगे। तो ब्लड प्रेशर को धीमे धीमे करके कम करना है, और साथ में हम नॉर्मल रूटीन टेस्ट पेशेंट के, डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट को थायराइड तो नहीं है, पेशेंट के KFT, LFT, ECG, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को कार्डियक पैथोलॉजी है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। मालूम पड़ा पेशेंट के हार्ट में तकलीफ है, पेशेंट को बॉल में कोई डिजीज हो रही है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन बन रहा है ना, पेशेंट का बॉल खराब है या पहले बॉल की सर्जरी हो चुकी है, तो ऐसी जगहों पे भी जो प्लाक है वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, बनने के चांस है, तो वहाँ से भी जा सकता है वो ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का, या किडनी में कोई तकलीफ है,
उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब फिर ये हम लोग जो है क्रॉनिक पे चले गए हैं दोबारा। तो फिर ये हाँ, तो बेसिकली Chronic हर जगह पे कहीं ना कहीं पर जो है हम लोगों को परेशान कर रहा है। या बेसिकली तो हमें पेशेंट इमरजेंसी में पहुंच गया, हमने मान लिया कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक हो गया, सीटी स्कैन हमने कर लिया, पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और उसके बाद हम अब रीजन ढूंढ रहे हैं कि पेशेंट को क्यों किस वजह से हुआ है, क्या रीजन है। हेरिडिटरी और जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करता है हार्ट अटैक में और इसमें आपकी थोड़ा सा रोल प्ले करता है, कुछ परसेंटेज, लेकिन बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बहुत ज्यादा रोल तो हमारी लाइफ स्टाइल का जैसे है। घर में हमारे किसी को रहा है, जैसे मेरी मदर को स्ट्रोक रहा है, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या मुझे टेस्टिंग क्या कराते रहना आपका चाहिए? प्रिकॉशन नॉर्मली आप थायराइड चेक कराते रहें, अपना डायबिटीज चेक कराते रहें, ईयरली बेसिस पे अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा लें, और उससे जरूरी लिपिड प्रोफाइल, जैसे हार्ट अटैक के लिए भी लिपिड प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर नहीं है या किसी के घर में भी हिस्ट्री है, मतलब फर्स्ट फैमिली में भी किसी में हिस्ट्री है, तो लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहे। और लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहे। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्टिव लाइफ स्टाइल, मतलब आप डेली 30 to 45 मिनट वॉक, 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करते रहें, और ओवर वेट ना हो। पहला नंबर। दूसरा ये हो गया, दूसरा नंबर डाइट का, अच्छा खाना खाएं, और तीसरा नंबर किसी इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि मतलब ये तो अब किस एज के बाद, सपोज किसी के घर में कोई इशू है, सपोज कार्डियक अरेस्ट है या ब्रेन, अब दोनों के लिए हम लोग साथ लेके चलना पड़ेगा। तो किस एज के बाद हम लोग फीमेल्स को और मेल्स को डिफरेंशिएट करें भी, फीमेल्स इस एज पे करवा लें? मैं एक जगह सुन रहा था कि मेल्स को तो जो है 15-20 साल 25 साल से ही जो है शुरू हो जाता है, फीमेल्स में 40 साल के बाद से जो है प्रोटेक्टिव हार्मोन्स की वजह से जो है बची रहती हैं लेडीज, और जेंट्स बेचारे जो है बेसिकली टेंशन में रहते हैं। उसके बाद भी जो है जेंट्स को जो है और एक देखिए, बेसिकली मेल हो या फीमेल, अगर वो उनका वेट ठीक है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो किसी को भी कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है 40 साल तक तो कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, 40 के बाद अपना हम लोग एक नॉर्मली साल में एक बार अपना रूटीन चेक करा लें। और मैं तो कहता हूँ कि आप वो भी मत कराइए, अगर आपको कुछ तकलीफ लगता है तो पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, पहले डॉक्टर के पास जाइए आइडियली, और वो जो डॉक्टर बताएं कि ये टेस्ट कराना है वो टेस्ट कराइए, वो करा लो। जो आजकल चल रहा है कि भाई मेडिकल चेकअप करा लो, हेल्थ चेकअप करा लो, बॉडी चेकअप करा लो, वो घर पे ही आ जाते हैं आजकल हमारे साथ। उनसे कभी कभी बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 महीने पहले मैंने एक पेशेंट की रिपोर्ट देखी, अब वो देखा तो 10 साल का बच्चा है, उसका भी बॉडी चेकअप करा लिया। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कि उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। हाँ? अच्छा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उसका, ओके, 2.2 आ रहा है। 2.2 तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसकी किडनी खराब है। और इसके अलावा उसमें कोलेस्ट्रॉल के जो 5 कंपोनेंट हैं लिपिड के, उसमें से 3 ज्यादा आ रहे हैं। 3 ज्यादा आ रहे हैं, तो पेरेंट्स टेंशन में है। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि बच्चे की भी देख लीजिए। मैंने कहा आपने कराई क्यों, इसकी रिपोर्ट कराई क्यों, कोई तकलीफ है इसको? कहते नहीं, अब हमने दोनों की कराई तो उसकी भी करा ली, बच्चे का फ्री हो गया साथ में। अब 2 दिन से घर में उस रिपोर्ट को लेके बैठे हैं, उसकी किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और गूगल कर करके और परेशान हो रहे हैं, और उसको लेके आगे के अब आप देख लीजिए इसको। मतलब 2 दिन में उन्होंने इतना स्ट्रेस क्रिएट कर लिया अपने घर में जी, एक फ्री का टेस्ट करवा के, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकल जाते हैं कि आप 2 का करवाओ तो तीसरे का जी, और फैमिली का मेंबर एक और जोड़ दो। वो लोग, मैंने भी एक बार करवा लिया था, तो वो मैंने और इसने करवाया, तो पता लगा कि भाई अगर आप फादर का भी करवा लेंगे ना वो कम पैसे में हो जाएगा, तो मेरे पिताजी का भी करवा दिया अपने। तो वो गलत नहीं था, लेकिन मतलब ये टेस्ट कराना कई बार स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। डॉक्टर से ही मतलब पूछ के कराना, क्योंकि 2 दिन के अंदर जितना स्ट्रेस उन्होंने लिया, वो तो मुझे लगता है कि जो है बीमारी तो है ही है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, हर चीज के लिए का मैं एक जगह पढ़ रही थी, जैसे अगर हम स्ट्रेस कंट्रोल करें तो हार्ट डिजीज के रिवर्सल में, मतलब वो भी एक पॉइंट है बहुत बड़ा, कि स्ट्रेस आजकल बहुत है, तो स्ट्रेस भी जो अमेरिकन एसोसिएशन ने भी डाल रखा है कि स्ट्रेस को कम करें, कैसे भी कम, अपने स्ट्रेस को कम करें। देखिए, स्ट्रेस तो हर चीज की जन्मदाता है। डायबिटीज भी होती है तो स्ट्रेस से होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस से होता है, स्ट्रोक भी स्ट्रेस से होता है, स्किन का कलर भी स्ट्रेस से चला जाता है, बाल भी आपके स्ट्रेस से झड़ने लग जाते हैं, बाल सफेद भी हो जाते हैं स्ट्रेस से। ठीक है, स्ट्रेस तो हर चीज की जन्मदाता है। पहला स्ट्रेस का, फिर लाइफ स्टाइल का, फिर फूड का, तीनों का एक सा रोल है।
ठीक है। तो स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और सब बीमारियों की जन्मदाता भी है। जन्मदाता भी है। तो हम वहाँ पे चले थे मेडिकल चेकअप पे, यस। राइट। तो उस बच्चे का क्रिएटिनिन आया था 2 पॉइंट कुछ आया। हाँ। अब वो तो सोच सोच के परेशान है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सिर्फ किडनी खराब होने से क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने बहुत सारी प्रोटीन्स खा ली तो क्रिएटिनिन हाँ, बढ़ जाएगा। राइट। ठीक है। किसी ने फास्टिंग कर ली, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। किसी पेशेंट को 2-4 दिन से बुखार आ रहा है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज खूब जम के कर ली, बहुत सारी कर ली, तो भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो पेशेंट को तो बहुत सारी नॉलेज होती नहीं है, अब उसे तो ये मालूम होता है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो तुरंत हमने गूगल कर लिया कि मैं क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो क्या ठीक है। करें। अब कोलेस्ट्रॉल के 3 कंपोनेंट, लिपिड के 3 कंपोनेंट बढ़े हुए हैं। राइट। अब वो भी हो सकता है बहुत सारा खोया खा लिया हो किसी ने, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट ले लिए हों। हो सकता है जब सैंपल दिया उससे 4 घंटे पहले ही खाना खाया हो कुछ, राइट। तो इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के पेशेंट उन रिपोर्ट को देख देख के परेशान होता रहता है। सो बैक टू अवर टॉपिक, स्ट्रोक पे थे हम, स्ट्रोक पे थे जी। तो हमने सीटी करा लिया पेशेंट का। अब इसके अलावा हम बाकी रूटीन टेस्ट जो है वो सब करा के देख लेंगे, तो जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि पेशेंट का कॉज ऑफ स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक क्या है, ठीक है। राइट। जो भी न्यूरो वाले होंगे वो अपना, न्यूरो वाले या फिजिशियन होंगे वो अपना ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। राइट। ठीक है। ऐसे पेशेंट आइडली इमरजेंसी में आएंगे और उसके बाद आईसीयू में जाएंगे। इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचेगा, मतलब अर्ली साइंस देखने हैं, उतनी ही जल्दी ठीक होगा, उतनी जल्दी ठीक होगा। ठीक है। अगर पेशेंट 24 आवर के बाद गया तो वो ब्रेन की सेल्स की जिनकी डेथ हो गई वो रीजनरेट नहीं होती है। ठीक है। और जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल गया उतनी जल्दी रीजनरेट होनी शुरू जाती है। कुछ सेल्स हाँ इस तरह की डेथ के बाद भी जनरेट होती हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी कि वो जितनी जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचे। सो फर्स्ट 4 आवर आर वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें से फर्स्ट आवर इज वेरी वाइटल। वेरी वाइटल। ठीक है। अगर किसी के साथ घर में ऐसा हो जाए तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पेशेंट को किसी भी साइड से, लेफ्ट या राइट लेटरल से पेशेंट को लेटा देना है। लेफ्ट राइट लेटरल मतलब करवट पे, करवट से, एक करवट से, और हो सके तो कुछ उसके मुंह में लगा दे जिससे उसकी मुंह खुला रहे, जीभ वगैरह भी नहीं कट जाए, और जिससे थोड़ी बहुत उसको ऑक्सीजन सांस ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एयर में पेटेंट रहे। और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं, और ऐसे हॉस्पिटल लेके जाएं जहाँ न्यूरो वाले हों या फिजिशियन हों। ठीक है। जिससे उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। राइट। तो इसके बाद फिर हम पेशेंट का एमआरआई भी होगा, कंटास्ट एमआरआई होगा, कंटास्ट सीटी होगा। वो डिपेंड करता है न्यूरो सर्जन, आपके न्यूरो फिजिशियन या फिजिशियन क्या रिकमेंड करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका इफेक्ट है वो इस बात पे डिपेंड, एक तो इस पे करता है कितनी जल्दी पहुंचे आप और कितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद कभी कभी ऐसे पेशेंटों को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। तो जितनी जल्दी पेशेंट की एक्सरसाइज, जब डॉक्टर आपके न्यूरो वाले बता दें कि अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करना है तो एक्सरसाइज जरूर शुरू करना है। क्योंकि ऐसे पेशेंट क्या होता है, जैसे सपोज राइट साइड में उनका पैरालिसिस हो गया, तो अब ये हाथ पैर तो चल नहीं रहे उसके, तो एक तो लेटे लेटे पेशेंट को बेड सोर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जितने दिनों उसकी मसल्स यूज नहीं होंगी वो एट्रोफी होती जाएगी उनकी, मतलब मसल्स वीक होती जाएंगी और वो फंक्शन लेस हो जाएंगी। और तो इसके लिए एक्सरसाइज शुरू करवाना बहुत जरूरी है, एक्टिव एक्सरसाइज। जितना अर्ली स्टार्ट हो जाए हाँ, अच्छा है। और ये नहीं करना, कभी कभी पेशेंट को लगता है कि मेरे पैर में वीकनेस हो रही है, मेरे हाथ में वीकनेस हो रही है। नहीं भैया, हाथ पैर की बीमारी नहीं है वो, बीमारी ब्रेन की है। ओके, ठीक है। तो एग्जैक्टली ब्रेन की बीमारी है, तो अगर हाथ पैर में वीकनेस लग भी रही है तो उसको साइड लग रही है, एक्सरसाइज से यूज करो। हाँ, जितना उस पर प्रेशर पड़ेगा उतना हमारा वो चीज एक्टिव होगी उस एरिया। यस, उसकी नर्व एक्टिव होगी, ब्रेन की भी नर्व एक्टिव होगी। दोनों मतलब इट्स अ कोरिलेशन। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जैसे सपोज न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज होती है, ब्रेन की रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो ब्रेन रीजनरेट करना शुरू कर देता है, जैसे ही उसको एक्टिव ट्रीटमेंट मिला वो रीजनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये कहिए कि जैसे किसी पेशेंट को
इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 0 to 100% इम्प्रूवमेंट होता है। डिपेंड करता है कितने समय में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, आया, yes. ट्रीटमेंट शुरू हुआ हुआ। और कितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ बाकी केयर की जा रही है। की जा रही है। अब बहुत सारे पेशेंट हैं, पेशेंट के अटेंडेंट खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, ये खा लो, थोड़े दिनों में उसको प्रोटीन्स भी देना है। ब्रेन को प्रोटीन चाहिए, खिचड़ी दलिया में प्रोटीन नहीं मिल रही इतनी, ठीक है, जितनी उसे चाहिए। तो प्रोटीन मतलब न्यूट्रिटिव डाइट देना है उसको। प्रॉपर डाइटिशियन कंसल्टेंट और सारी चीजें फिर इम्पोर्टेंट हो गई है आपकी। अगर आपको कभी स्ट्रोक भी हो गया तो आप कितने जल्दी पहुंचे, पहला। दूसरा, कितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपका। yes. उसके बाद तीसरा, आप जो है ट्रीटमेंट होने के बाद आपने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू करा। चौथा, फिर आपने जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा है, सपोज इसमें हमारा शायद फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, तो वो आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो, उस एरिया को कैसे आप एक्टिव कर रहे हो। और फिर डाइटिशियन, मतलब ओवरऑल एक 5वां डाइटिशियन हो गया, मतलब 5 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ओके, प्रैक्टिकली ऐसे केसों में इम्प्रूवमेंट तुरंत नहीं आता, लेकिन 2 हफ्ते, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है और मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट 6 मंथ तक होता है। ओके। अगर किसी पेशेंट को 6 मंथ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ शुरू, तो इसके बाद इम्प्रूवमेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक लिमिट है। मतलब वो आफ्टर 6 मंथ आपको सोचे कि अब एक्टिव कर दे उसको, तो वो नहीं होगी। अच्छा, हार्ट में भी कोई ऐसी सर हम दवाई दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए पेन शुरू हो गया, पेशेंट कुछ ऐसा ले सकते हैं एस्पिरिन वगैरह, या एंजाइना में कुछ, मतलब जैसे उनको पेन स्टार्ट हुआ तो अर्ली हम दे सकते हैं इससे ब्लॉकेज। हाँ, वैसे तो ये डॉक्टरों के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, पर जनरल पब्लिक भी इसे कर सकती है कि जैसे सपोज चेस्ट पेन हुआ, अब पेशेंट को एज ए डॉक्टर किसी ने अटेंड किया और उसे नहीं मालूम है कि गैस्ट्राइटिस का पेन है, हार्ट का पेन है, तो ऐसे पेशेंट को इकोस्प्रिन नहीं, एक डिस्प्रिन घोल के उसे दे दीजिए। तो अगर पेशेंट का पेन रिलीव हो गया तो समझ लीजिए कि हार्ट का ही था, और पेशेंट को उसके बाद अपने पास ट्रीट नहीं करना है, सीधा बोलना भैया कार्डियक सेंटर दौड़ के ले जाओ उसको। मतलब आपने एक पेशेंट की जान बचा ली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने एक पेशेंट की जान बचा ली। अगर उसको वास्तव में हार्ट का अटैक होगा तो उसकी जान बच जाएगी। और एसिडिटी का होगा तो हो सकता है थोड़ी एसिडिटी बढ़ जाए, पेशेंट तो गाली दे लेगा आपको, कोई बात नहीं, पर लेकिन अगर हार्ट का होगा तो उसकी डिस्प्रिन देनी आपको, एक पूरी डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की, उसे घोल के पानी में पिला देनी है। बड़ी चीज ये चीज तो जो है मतलब यूजुअली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। तो एमआई का पेशेंट अगर होगा तो उसकी जान बच जाएगी, मतलब वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे कह दीजिए कि आप दौड़ के भैया उस वहां जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, कह दिले वो जहाँ पे। तो एज ए डॉक्टर से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पेशेंट के घर वाले इस काम को, इस ट्रायल को करके ना थे। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। एंड में टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे आप व्यूअर्स के? तो मैसेज मेरा यही है कि हार्ट पे क्या ध्यान, हार्ट हो या स्ट्रोक हो, एक तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, जितनी मैक्सिमम डाइट हो नेचुरल लें, जंक फूड, ऑयली फूड, जो इधर उधर के खाने हैं, इस सबको कम से कम खाएं। एक अपने वेट का ध्यान दें, जो बीएमआई में आपकी में है, या रफली आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी हाइट इन सेंटीमीटर में से -100 कर दीजिए। सपोज आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आप अपने लिए 60 किलो डिसाइड कर लें। तो 60 किलो से आपका वेट ज्यादा नहीं हो चाहिए। आइडियली तो ये है, वो मेल्स के लिए है 60 किलो, आपके लिए तो आप उसमें से 5 और माइनस कर लीजिए, तो यानी कि आपका वेट 55 भी हो तो अच्छा है, मेल्स के लिए 60 हो तो अच्छा है। तो इस लेवल पे वेट को मैनेज करें, और एक्सरसाइज और वॉकिंग, इन दोनों चीजों को करना रेगुलर 5 डेज ए वीक तो करेंगे तो अच्छा है। और मुझे लगता है इतना ही करते रहेंगे तो भगवान साथ देगा, तो कोई बीमारी होगी। लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशन, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बुरी चीजों से दूर रहें। हाँ, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बाकी बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज की चीजें हैं आजकल, निकोटिन है, बीड़ी, सिगरेट, तमाम सारी चीजें आजकल है नशे की। हमारे पास भी जैसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, समझाते हैं सबको, हुक्का है, ई सिगरेट है, सब एक ही उसमें आती है, मतलब कुल मिला के सब चीजें नुकसान करती हैं। जितना दूर रह सके उतना ठीक है।
अल्कोहल के बारे में लोग बहुत वो करते हैं कि भाई कितना पी लूं कि एक स्टडी में भी जो है मैं सुन रहा था, जैसे लास्ट में टेक होम असिस्ट है, लेकिन अल्कोहल पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि एक थोड़ा सा जो है 30 ml का ड्रिंक ना रोज जरूरी है, या रेड वाइन आप पियोगे तो वो हार्ट के लिए अच्छा है। एक स्टडी ऐसे करवाया गया था कभी, तो वो रेड वाइन की स्टडी तो जनरली यूरोपियन लोगों के वो क्योंकि वो बहुत पीते हैं, राइट, पर यहाँ के लिए हर क्लाइमेट का बताया गया था कि मैंने सुना था क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से इंडियंस के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ के लिए तो ये है कि वैसे तो आइडियली तो अल्कोहल बंद रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कभी कभी कोई बर्थडे है, अपने बर्थडे पे 30 ml पी लें, 50 ml तक पी लें तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब 2 महीने में एक बार पी लिया, 5 महीने में एक बार पी लिया, ये नहीं। ये उन व्यूअर्स के लिए जो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो है हम कभी तो पियेंगे, हाँ, तो कभी तो पियेंगे में तो बर्थडे पे उसका 2 महीने में 3 महीने में एक बार ये नहीं कि आप हर बर्थडे पे पिएंगे, हफ्ते में 2 बर्थडे हैं और आप मतलब 3 बर्थडे हैं और आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने तो बर्थडे के लिए बोला है, ये ना हफ्ते में 3 बार पीने लग जाए आप। तो इसमें एक जोक याद आ गया कि और दुख में भी पियेंगे और सुख में भी। हाँ, और डॉक्टर साहब ने कहा एक पैक तो मैं 60 ml का पूरा पी जाऊं तो वो भी एक पैक हो गया। और डॉक्टर साहब ने कहा 30 ml का पैक और आपने 90 ml का बना लिया, तो वो बड़ा टफ, ने कहा था इसलिए पी रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि पेशेंट ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, ओवरऑल ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, स्मोकिंग इज नॉट गुड। तो हम लोग पहले ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जंक फूड इज नॉट गुड, जंक फूड इज नॉट गुड। तो ओवरऑल एक अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज और सारी चीजों को अवॉइड करें। अल्कोहल देखिए अगर आप मेडिसिन की तरह लें, कभी कभी लें तो ठीक भी है, लेकिन स्मोकिंग तो किसी भी तरह से रिकमेंड है ही नहीं, ठीक है, किसी भी तरह से रिकमेंड। हम लोग पहले ही एक ऐसे स्मोक में रह रहे हैं कि यहाँ पर हर वक्त जो है मतलब ये सांस लेना भी भारी है। अब एनसीआर में जो लेवल था पॉल्यूशन का थोड़े दिनों पहले, राइट, और अभी भी है, वो इक्वल टू 10 सिगरेट पर डे के बराबर है, ज्यादा ही है। AQI 400, 300, 350, 400 पे, तो वो मिनिमम 10 सिगरेट का पॉल्यूशन मतलब हमारे दिल्ली अंदर में जा रह रहा रहे है। हैं तो हम वैसे ही स्मोक हाँ, हम 10 सिगरेट तो पी रहे हैं, तो अगर कोई पीता तो उसे 11वीं समझे कि मैं 11वीं सिगरेट पी रहा हूँ आज। दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे NCR में रह रहे हैं हैं। या दिल्ली के आसपास के एरिया में।